नमस्कार बच्चों। आज के इस अध्याय में हम बात कर रहे हैं निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण की, अर्थात स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। कल के वीडियो में हमने देखा था कि डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय प्रक्रिया किसे कहा जाता है, साथ में इसकी क्या विशेषताएं हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं निर्णय प्रक्रिया को करते समय हमें किन मुख्य चरणों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया एक जटिल एवं पेचीदा प्रक्रिया होती है। इसमें काफी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। इस कारण से सबसे पहले हमें समस्या को समझना या उसका पता लगाना या उसको ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। समस्या के समाधान का विशिष्ट तरीके का चयन करने पर उसका अंत होता है। यानी निर्णय प्रक्रिया जो है एक विवेकपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारे चरण आते हैं, और इन्हीं चरणों की बात हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण में फर्स्ट चरण है निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। दूसरा चरण है समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा चरण है वैकल्पिक समाधान को ढूंढना। तत्पश्चात विकल्पों के संबंध में चिंतन करना। जब हम इन विकल्पों का चिंतन कर लेते हैं तो इन विकल्पों में से पांचवा जो स्टेप है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। तत्पश्चात निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है और उसके जो भी परिणाम रहते हैं उनको स्वीकारा जाता है। लास्ट और अंतिम चरण होता है निर्णय का अनुसरण करना। अब हम इन एक एक चरण को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम चरण है निर्णय की जाने वाली जो समस्या है उसको परिभाषित करना। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण समस्या की पहचान कर उसे परिभाषित करना होता है। निर्णयकर्ता के पास समस्या को समझने के लिए कई सारे साधन उपलब्ध रहते हैं। निर्णयकर्ता को पर्याप्त साधन को एकत्रित कर भ्रामक सूचना एवं उपयोगी सूचना की पहचान करनी चाहिए। साथ ही प्रथम विचार को कभी भी अपना अंतिम विचार नहीं मानना चाहिए। समस्या को खुले मन से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में अनेक समस्या आती है। महत्वपूर्ण जो समस्या है जिससे संबंध में निर्णय लिया जाना है उसकी पहचान कर उसे परिभाषित करना जरूरी होता है। यानी बच्चों, हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आती है, परंतु उनमें कौन सी समस्या महत्वपूर्ण है जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है उसकी हमें पहचान करना बहुत जरूरी होता है और उसको परिभाषित करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपनी समस्या को नहीं समझ पाएंगे या उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जो हम आगे के डिसीजन ले रहे हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम को सही रूप में ना तो परिभाषित किया है, नहीं समझा है। तो इसी कारण से निर्णय हम तभी सही कर पाएंगे जब हम समस्या को सही रूप में परिभाषित करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप अगर कोई बीमारी हो जाती है और आप उस बीमारी को फाइंड आउट नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं और किसी और बीमारी की दवाई लेने लग जाते हैं, तो आपको जो बीमारी हुई है वो दूर नहीं हो पाएगी। यानी आप सही इलाज नहीं ले पाएंगे तो आपकी जो समस्या है वह दूर नहीं हो पाएगी। यानी कि प्रबंधक को या निर्णय कर्ता को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी सूचना पर्याप्त है, कौन सी अपर्याप्त है, कौन सी भ्रामक है। यदि अपर्याप्त सूचना से संबंधित निर्णय लिया गया है तो वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए समस्या को पहचानना, उसको परिभाषित करना
बहुत ही जरूरी होता है। निर्णय लेने से पूर्व प्रबंधक को समस्या पे खूब विचार कर लेना चाहिए और अपना प्रथम विचार कभी भी अंतिम विचार नहीं मानना चाहिए, बल्कि समस्या को खुले मन से समझने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी वह इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की, जिसका नाम है समस्या का विश्लेषण करना या एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। समस्या के सही रूप को समझ लेने के पश्चात उसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी होता है। विश्लेषण करने के जो बिंदु हैं वह है निर्णय कौन करेगा, यानी कि हु विल डिसाइड, कि निर्णय कौन करेगा। दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने के लिए किन किन व्यक्तियों से संपर्क करना होगा, मतलब कि आपको जो डिसीजन लेना है उसके लिए आपको किन किन व्यक्तियों से कांटेक्ट करना है एवं उनकी सहमति या कंसल्टेंसी लेनी है। कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित करनी है, यानी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, किस किस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही निर्णय की सूचना किन किन को दी जानी है, मतलब अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो किन किन लोगों को आपको इन्फॉर्म करना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यानी हमने जब समस्या को पता लगा लिया, उसको परिभाषित कर लिया, तो उस समस्या का विश्लेषण या एनालाइजिंग भी उतना ही जरूरी होता है। अतः समस्या के विश्लेषण के लिए उपरोक्त सभी तथ्यों को एकत्रित करना जरूरी होता है। इससे व्यक्ति के या प्रबंधक के समय, शक्ति, धन की बचत होती है। सही समय पर उचित निर्णय लेने से सफलता की आशा या पॉजिटिविटी जो होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो स्टेप है या थर्ड स्टेप जिसे हम कहेंगे वो है वैकल्पिक समाधान ढूंढना, यानी सीकिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। समस्या को परिभाषित और विश्लेषित करने के पश्चात उसे हल करने के लिए वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना आवश्यक होता है। बच्चों, प्रत्येक समस्या के अनेक विकल्प हो सकते हैं। जितना अधिक विकल्प को खोजा जाए, समस्या का समाधान स्वतः होता चला जाता है या चला जाएगा। यदि समस्त विकल्पों पर विचार करना संभव नहीं है, तब कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार अवश्य करना चाहिए। इसके लिए परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करना चाहिए तथा उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। यानी विभिन्न विकल्पों का चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन करना। यानी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, पर उन विकल्पों में से हमें कौन से विकल्प का चयन करना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी विभिन्न विकल्पों को खोजते समय परिवार में जो उपलब्ध साधन है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। साधन क्योंकि सीमित होते हैं और सीमित साधनों से ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। अतः इसी कारण से परिवार के सदस्यों की राय लेने की जरूरत पड़ती है। जब भी विकल्पों की संख्या अधिक होती है, तब विकल्पों की खोज करना कठिन होता है, क्योंकि ये भ्रम होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है कि हमें कौन सा चुनाव करना है। यानी कि इस समय पर हमें वैकल्पिक समाधान ढूंढने पड़ते हैं और इसके लिए कई बार परिवार के सदस्यों को इसमें सम्मिलित करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है विकल्पों के संबंध में चिंतन करना। वैकल्पिक हलों को तलाशने के बाद उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन हेतु विकल्पों के बारे में चिंतन करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। यानी कि आपने एक बार किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट विकल्प या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं।
है ना। अब उन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में से आपको एक बेस्ट को सेलेक्ट करना है। तो उससे पहले की स्टेप होती है कि हम उन सारे विकल्पों पर चिंतन करें कि किस विकल्प की क्या पॉजिटिव साइंस होंगे, क्या नेगेटिव साइंस होंगे, किसमें हमें कितने साधन या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। यानी वैकल्पिक हलों को तलाशने के बाद उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन हेतु विकल्पों के बारे में चिंतन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सभी विकल्पों के परिणामों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब कि उनसे हमें क्या धनात्मक लाभ होगा या ऋणात्मकता प्राप्त होगी। विकल्प के प्रभाव की मानसिक परिकल्पना करनी चाहिए कि उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे क्या मानसिक प्रभाव पड़ेगा। यानी एक बार तो आपने तुलनात्मक मूल्यांकन किया कि क्या लाभ हानि हो सकती है, उसका पता लगाया। साथ में विकल्प के प्रभाव की मानसिक परिकल्पना भी पता होनी चाहिए। प्रत्येक समाधान के गुण और दोषों का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि इसके क्या गुण हैं और इसके क्या दोष हैं। मूल्यांकन सामान्यतया विकल्प की लागत, उपयुक्तता, उद्देश्य पूर्ति आदि के बारे में किया जाता है। यानी इस विकल्प को यूज करने की क्या लागत होगी, क्या उपयुक्तता होगी, क्या उद्देश्य की पूर्ति होगी, ये सारी चीजें भी पता लगाई जाती है। निर्णय जो होता है तुरंत सोच विचार कर लेना चाहिए। अधिक समय लगने से कई बार निर्णय का जो महत्व होता है वह समाप्त हो जाता है। यानी कि हमें तुरंत सोचना समझना चाहिए कि कितने विकल्प हैं। उन विकल्प पे चिंतन टाइमली करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अधिक समय तक आप उसको सोचते रहेंगे तो भी क्या होगा, आपके डिसीजन की जो इम्पोर्टेंस है वह समाप्त हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप जिसकी बार बार बात कर रहे हैं बच्चों, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन अर्थात बेस्ट जो आपका सॉल्यूशन है या सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव जिसे कहा जाएगा कि हमने समस्या को परिभाषित किया, उसका विश्लेषण किया, उसके क्या विकल्प हो सकते हैं उस समस्या को दूर करने के, उसका पता लगाया, उन विकल्पों पर चिंतन किया। जब हमने चिंतन पूरा कर लिया है तो हम अब सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने की स्थिति में आ गए हैं। यानी कि वैकल्पिक हलों की खोज के पश्चात हम अब सर्वश्रेष्ठ हल को चुनते हैं और इसके अंदर जो कुछ बातें हैं या हम यूं कहें कि विभिन्न हलों पर तुलनात्मक रूप से जो विचार करना चाहिए वह है फर्स्ट जोखिम या खतरा या रिस्क। निर्णयकर्ता या प्रबंधक को यह मानकर चलना चाहिए हमेशा कि कोई भी जो हल है वह खतरे से खाली नहीं होगा, उसे जोखिम लेना ही होगा। प्रत्येक वैकल्पिक हल से कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। यानी निर्णयकर्ता को प्रत्येक हल के लिए आपेक्षिक लाभ और हानियों को अनुपात जो है उसको ज्ञात कर लेना चाहिए और उस हल को चुनना चाहिए जिसमें लाभ का जो अनुपात है वह अधिक हो। दूसरा है मितव्ययिता या जिसे हम कहेंगे इकोनॉमी या लेस एफर्ट या कम प्रयत्न। निर्णयकर्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि किस विकल्प के चयन में कम प्रयत्न से उसे अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा और ऐसे निर्णय का ही उसे चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है समय अनुकूलता या टाइमिंग। विकल्पों के सर्वश्रेष्ठ चयन में समय का स्थान जो है महत्वपूर्ण होता है और इसे निर्णयकर्ता नकार नहीं सकता है। सभी संभावित जो विकल्प है उसको ढूंढने में पर्याप्त समय लगता है। सही समय पर लिया गया निर्णय जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी उससे संबंधित व्यक्ति को समय पर सूचना भिजवाई जा सकती है। यह भी सच है कि एक विशेष समय में लिया गया जो निर्णय होता है बच्चों, वह सभी प्रकार की कंडीशन या परिस्थिति या स्थिति में लागू नहीं हो सकता है। यानी समय में परिवर्तन के साथ उसे भी परिवर्तित करना आवश्यक होता है।
कई समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें हल करने के लिए दीर्घकाल तक अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे कि घर को बनाना है या कैरियर का निर्माण करना है, तो समय समय पर इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट या लास्ट है साधनों की सीमितता। साधन व्यक्ति या परिवार के पास सीमित होते हैं, चाहे वे मानवीय साधन हो या भौतिक साधन हो। सीमित साधनों में सर्वोत्तम हल का चयन ही विवेकपूर्ण निर्णय कहलाता है। विशेषकर निर्णय प्रक्रिया में मानवीय साधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवेकपूर्ण निर्णय विलक्षण व्यक्ति ही कर सकता है और ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जो अच्छे निर्णय जो है उसको चुन पाए, यानी कि वह व्यक्ति जो है योग्य और कुशल होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वह अपने जो निर्णय है उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। यानी कि निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए परिवार के पास पर्याप्त साधन होना आवश्यक होता है, अन्यथा निर्णय परिवर्तित कर सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट चरण होता है बच्चों, जो कि आपका 6th चरण है, निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना, अर्थात कन्वर्टिंग द डिसीजन इनटू इफेक्टिव एक्शन, या हम यूं कहें कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। इसके लिए सभी सदस्यों का सहयोग लेना पड़ता है, आपस में समन्वय की भावना उत्पन्न करनी पड़ती है, उसके लिए नियंत्रण रखना पड़ता है, तभी किसी निर्णय प्रक्रिया का जो क्रियान्वयन है वो अच्छे से हो पाएगा। यानी यह निर्णय प्रक्रिया का मुख्य चरण होता है। तभी निर्णय प्रक्रिया किसी भी परिवार के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए जो है अच्छे तरीके से स्मूथली चल पाएगी। यानी किसी भी निर्णय प्रक्रिया का अगर हमें सफलतापूर्वक सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो उस निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। 7th स्टेप है निर्णय के परिणामों को स्वीकारना, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डिसीजंस। निर्णय के परिणामों को स्वीकारना निर्णय प्रक्रिया का बच्चों एक आधारीय सोपान होता है। निर्णयकर्ता को अपने निर्णय के परिणामों को भुगतने के लिए या उसको स्वीकारने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि निर्णय के परिणामों और उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। निर्णय के परिणामों के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए या तैयार रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि निर्णय का हमेशा अच्छा ही परिणाम हो। कई बार काफी सोच समझ कर निर्णय लिए जाते हैं और उसके बावजूद भी उसके धनात्मक परिणाम नहीं प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि हम कई बार विवेकपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तत्पश्चात भी उसकी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। इसके ठीक विपरीत कई बार अनचाही कठिनाइयां भी आ जाती है। अतः निर्णय लेना जोखिम उठाने जैसी बात है, जिसे स्वीकारने के लिए कहें बच्चों या उसके उत्तरदायित्व के लिए कहें, उसके लिए व्यक्ति को या निर्णयकर्ता को या प्रबंधक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब हम लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं या लास्ट चरण की बात कर रहे हैं, जो कि है निर्णय का अनुसरण करना। कई सारे विद्वानों ने निर्णय के अनुसरण पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया है या महत्वपूर्ण सोपान नहीं माना है, परंतु यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण होता है। निर्णय का अनुसरण करने से निर्णयकर्ता की कुशलता, योग्यता एवं व्यवहारिकता में वृद्धि होती है। निर्णय प्रक्रिया में किसी स्थान पर अगर गलती रह जाती है, कमी, त्रुटि या दोष रह जाता है, तो उसमें आवश्यक संशोधन कर सुधार किया जा सकता है।
साथ ही उसको आगे लिए जाने वाले निर्णय के करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बच्चों, हमारा आज का यह जो टॉपिक है, स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।